हाँ, सो क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब पार्टिकल्स जैसे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, ठीक है, जो एक जिनकी वेलोसिटी इज़ नॉट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोज पार्टिकल्स, तो उनको जब हमें क्वांटम मैकेनिकली जब स्टडी करना है तो हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सिस्टम के लिए वी राइट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम योर क्लासिकल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। किसी को पता है ये रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी, तो वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मतलब जब हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो क्लासिकल मीन्स जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस पे जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। फिर आगे जब क्वांटम या रिलेटिविटी आ गया तो वो सब फिर हमारा एक डिफरेंट फील्ड बन जाता है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली मतलब क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली मीन्स जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, ठीक है। सो क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या रहता है हमारे पास? एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वेयर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी v। तो यहाँ पे अब अगर हम जस्ट p को सब्स्टिट्यूट करें आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करते हैं फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी है इक्विवेलेंट टू श्रोडिंगर इक्वेशन, we will start with relativistic energy momentum relationship which is E square is equal to P square C square plus M square C4। so यहाँ पर जब हम ऑपरेटर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे P is equal to iota h cut del by del x, right, तो we will get Klein-Gordon equation। अभी इस इक्वेशन को अगर 4 वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो 4 वेक्टर फॉर्म में। अभी तो हमारे पास एनर्जी है, मोमेंटम वेक्टर है, p वेक्टर का स्क्वायर, m स्क्वायर c4 वेक्टर तो स्केलर्स हैं। अगर हमें 4 वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो इस इक्वेशन को। फोर मोमेंटम यूज़ करना हो अगर हमें एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की जगह। नहीं, ऑपरेटर्स तो आप बाद में यूज़ करोगे, पर जैसे मैं कह रही हूँ अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ मेरे पास स्केलर है, 3 वेक्टर है ना, और एटलीस्ट यू ऑल हैव स्टडीड, नोइंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट यू हैव स्टडीड कि 4 मोमेंटम वेक्टर में एनर्जी और लीनियर मोमेंटम p वेक्टर को हम कंबाइन करके 4 मोमेंटम वेक्टर लिखते हैं, राइट। तो इस इक्वेशन को E और P की जगह 4 मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैं ये सवाल इसलिए करती हूँ बीच में, लाइक एटलीस्ट आप लोग जो पहले पढ़ा है उसको रिकॉल थोड़ा करें, जितना आप कनेक्ट कर पाओगे प्रीवियस जितना पढ़ा है उससे, तभी आप चीज़ों को और जल्दी सीख पाओगे, है ना। और सेकंड चीज़ कि समवेयर ये मतलब आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो कि हो सकता है आपको आंसर पता हो पर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए नहीं आप आंसर कर पा रहे, तो वही क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और आंसर क्या देना, मतलब क्या आंसर उसका होगा, वो चीज़ें आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स कितने याद हैं, जो याद है उनको आप कितना अप्लाई कर सकते हो। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग ना। लोएस्ट होता है रिमेंबरिंग, जिसमें बस मगअप करनी है चीज़ें, देन रिकॉल, देन एप्लीकेशन, और हाईएस्ट लेवल इज़ द क्रिएशन। तो एटलीस्ट एप्लीकेशन लेवल तक तो एवरीवन शुड रीच, ठीक है। तो जो 4 मोमेंटम नोटेशन पढ़ी है उसमें फिर इक्वेशंस लिखना मतलब होना चाहिए। तो अगर 4 मोमेंटम नोटेशन में लिखना हो 4 मोमेंटम वेक्टर p वेक्टर से नहीं, इसको तो फिर हम इंडेक्स देते हैं p म्यू,
This is 4 momentum vector. This is E by C and P vector. ये होता है 4 momentum. तो P nu, it will be P square kind of. हम मतलब जैसे P nu will be equal to P naught plus P1 राइट. दिस इज आइंस्टाइंस कन्वेंशन कि दो इंडिसेस अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमें हर इंडिसेस के क्रॉस समेशन करना है. प्लस P1 प्लस P2 तो P नॉट इज E by C का स्क्वायर राइट. ये बता सकते हो P1 सॉरी P2 एंड P3 ये क्या होगा. अच्छा P1 और P1 में रिलेशन बता सकते हो. सॉरी हाँ P1 इज इक्वल टू यहाँ पर मतलब इनमें क्या रिलेशन रहेगा माइनस P1 है ना. ओके तो ये बन जाएगा P1 माइनस P1 P2 माइनस P2 P3 माइनस P3 तो E बाई C का स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर इज इक्वल टू E बाई C स्क्वायर माइनस P वेक्टर स्क्वायर. और E by C square minus P vector square is M square C4. So P nu is equal to M square C square. This is energy momentum, relativistic energy momentum relationship in 4 vector form. और स्ट्रेंज थिंग इज़ कि ये डिटेल में मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बट स्टिल चलो ओके. अब यहाँ पर अगर हम जैसे ऑपरेटर्स डालेंगे सो 4 वेक्टर फॉर्म में P म्यू विल बी इक्वल टू जैसे P होता है आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स राइट. तो ये होगा और ये होगा आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स म्यू. और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं डेल म्यू आयोटा एच कट डेल म्यू राइट. तो जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन ऑपरेटर फॉर्म यू विल गेट माइनस. अगर मैं बीच में जहाँ पे शॉर्टकट्स यूज़ कर रही हूँ अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना कि वो स्टेप कैसे हुआ राइट. तो जब हम पी न्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आई विल गेट माइनस एच कट स्क्वायर डेल म्यू equals to M square C square. So this is your Klein-Gordon equation which is used to study relativistic spin zero particles. ठीक है. तो क्या क्या लिखा मैंने हाँ. सो दिस इज़ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन. इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो लिखो ज़रा फटाफट यानी टी एंड एक्स में लिखना होगा. अभी तो ये मैंने टेंजर नोटेशन में लिखा ना 4 वेक्टर फॉर्म में. अब इसको अगर टी और एक्स की फॉर्म में लिखना हो सिलेबस के लिए दिस इज़ इररेलेवेंट. लाइक एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला कि ऐसे लिखो वैसे लिखो. पर जब तक आप इस नोटेशन से फैमिलियर नहीं होगे तब तक कोर्स पढ़ना ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगा. अभी आगे चल के जब ये नोटेशन ये सब यूज़ होगा 4 वेक्टर नोटेशन वगैरह आएगी तो लाइक
वो फर्स्ट यूनिट ही तो इसी के ऊपर था। चलो छोड़ो, लेट द बायगॉन्स बी द बायगॉन्स, है ना। देखो जैसे यहाँ पर था ना कि हमारे पास जो एनर्जी मोमेंटम वगैरह है, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स और स्केलर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं, है ना। अब स्केलर और 3 वेक्टर को कंबाइन करके हमने 4 वेक्टर डिफाइन किया, पी म्यू के फॉर्म में लिखा। अब मैं आपको कह रही हूँ कि वापस से आप इन चीज़ों को स्केलर्स और 3 वेक्टर्स की फॉर्म में लेके आओ। तो आप लोग कर सकते हैं ट्राई। कोई है जो यहाँ पर आके ट्राई करना चाहेगा, लाइक सबको दिखता रहे, ताकि किसी को है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आता हो, यहाँ पे आके बैठ के करने का कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कि मैं सबके सामने ये शो कर सकती हूँ या सकता हूँ कि ठीक है मुझे भी नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता वैसे, है ना। बट द कॉन्फिडेंस टू जस्ट ट्राई आउट द थिंग्स की ठीक है देखते हैं करके क्या होता है। अच्छा, कोई आइडिया कैसे प्रोसीड करेंगे? जस्ट यहाँ पे आप हाँ जी, हम ऑपरेटर्स डाल के आगे आप कैसे बोल रहे हो? और चलो आ जाओ, करो, एक जन आके करो, आप दोनों में से जस्ट ट्राई करो। अच्छा, बड़े जल्दी बोल दिया आप लोगों ने। अभी ठीक है? कोई एक जना आके ट्राई कर लो यहाँ पे, जो भी आप बोल रहे हो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखो ना। साइंटिस्ट लोग यही करते हैं ना, पहले एक आइडिया देते हैं, देन दे इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, फिर उसके आउटकम्स देखते हैं क्या है, उस हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, फिर से नया आइडिया लेके आते हैं। आ जाओ नेहा, आ जाओ। अरे ट्राई करो, सही गलत सब सही है, कुछ नहीं है। बाकी लोग तो कर भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे ना। आ जाओ ट्राई करो। नहीं होगा। रजत आपने ट्राई करना है? ओके, एक काम करो, म्यू को 0 1 2 3 डाल के टर्म्स लिखो। लाइक यहाँ पर इंडिसेस का रेपिटिशन है ना, तो आप इस डेल म्यू को बेसिकली डेल नॉट प्लस डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री करके लिख सकते हो बिकॉज इंडिसेस का रेपिटिशन है। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज इक्वल टू दिस थिंग। अब उसके बाद सोचो ज़रा, कर सकते हो कि नहीं। एक जन आके ट्राई कर लो, मुझे पता लगता रहेगा कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। जहाँ पे गलत जा रहे होंगे वहाँ पर मैं बताऊँगी। किसे बुलाया जाए? चलो लास्ट बेंच से आ जाओ कोई भी एक। आओ उठ के। किया कुछ साइड
इधर आओ, बैठो, करो भी। और साथ में अच्छा नहीं, थोड़ा सा बताऊँ मैंने थोड़ा तो बता दिया ना। इससे आगे एक इससे आगे एक और, फिर उससे आगे एक और। ठीक है, इसको लिखते हैं इसमें। तो माइनस एच कट स्क्वेयर डेल नॉट प्लस डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री इक्वल्स टू एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब डेल नॉट क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स नॉट, डेल बाय डेल एक्स नॉट, डेल वन डेल बाय डेल एक्स वन, ये वाला डेल वन डेल बाय डेल एक्स वन। अब बता दिया मैंने, अब करो आगे। अब तो इतना बता दिया ना, 2 स्टेप्स बता दिए। हाँ जी, ट्राई करके देखो, गलत होगा तो कुछ और देखेंगे फिर। सो डेल एक्स नॉट इज, एक्स नॉट क्या होता है? एक्स नॉट इज सी टी, एक्स नॉट इज सी टी, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ाया गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज एक्स नॉट इज सी टी एंड वही एक्स वाई जेड, इसको हम एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक्स नॉट और एक्स आई की बात करें तो वो फिर सी टी और माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड लिया जाता है। तो उस हिसाब से ये डेल बाय डेल टी टू डेल बाय डेल टी, डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स होगा, बिकॉज एक्स वन इसके सबस्क्रिप्ट में है, टू डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल वाई इंटू डेल बाय डेल वाई, इसी तरह से बाकी टर्म्स। दिस इम्प्लाइज माइनस एच कट स्क्वेयर, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल स्क्वेयर बाय डेल टी स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल स्क्वेयर साई तो हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं, एनीवेज यू कैन पुट साई हेयर। जब तक साई नहीं लगा तब तक तो ये ऑपरेटर दिए ना, जस्ट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे सी स्क्वेयर भी आएगा, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, राइट, 1/c स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारी क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है इन वही कह लो 3 वेक्टर फॉर्म है ना, टाइम और वेक्टर फॉर्म में। ओके, सो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन हमारे पास आ रही है इन लाइक सेकेंड, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, राइट। श्रोडिंगर इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम था एच इज आयट एच का डेल बाय डेल टी, है ना। तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन स्पिन ज़ीरो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए तो सफिशिएंट थी डिस्क्राइब करने के लिए। फिर डिरैक ने ट्राई किया टू फाइंड आउट दिस रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बट फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, ठीक है। डिरैक का एम था कि वो फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम इक्वेशन डिराइव कर। सो व्हाट ही डिड, लाइक
जो हमारे पास ये पी न्यू माइनस एम स्क्वेयर C4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, सॉरी क्लाइन गॉर्डन नहीं बट रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। इसको फैक्टराइज किया, जैसे होता है ना पी स्क्वेयर माइनस मतलब एम स्क्वेयर C4 विल बी इक्वल टू पी माइनस एम सी स्क्वेयर इंटू पी प्लस एम सी स्क्वेयर, राइट। मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करके यू कैन फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो उसी तरह से डिराक ने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया और फिर कुछ लाइक उसको सॉल्व करने के लिए कुछ डिफ़ाइन किए गामा मैट्रिसेस इंक्लूड करी, खुद से डिफ़ाइन करी कि ठीक है अगर हम इस तरह से लेते हैं गामा मैट्रिसेस लेते हैं और उनकी ये फॉर्म लेते हैं तो वी कैन सॉल्व द डिराक इक्वेशन, मतलब वी कैन रीच अप टू डिराक इक्वेशन, राइट। तो इसको मतलब वही फैक्टराइज करने के बाद अब मैं उस सब की डिटेल पे तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि होपफुली आप लोग वो पढ़ोगे 3rd यूनिट में, बट अदरवाइज आप ये डेविड जे ग्रिफिथ का चैप्टर नंबर 7 है, यस चैप्टर 7 ऑफ डेविड जे ग्रिफिथ्स, उसमें एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि कैसे डिराक इस इक्वेशन तक पहुंचा। तो मैं जस्ट यहाँ पर डिराक इक्वेशन लिख रही हूँ। डिराक इक्वेशन इज आयोटा एच कट गामा न्यू डेल न्यू साई माइनस एम सी साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज डिराक इक्वेशन। This equation is applicable to relativistic spin half particles. ठीक, तो यहाँ पर जो साई है दैट इज़ 4 component कॉलम वेक्टर, वही से साई को हम डिराक स्पाइनर भी कहते हैं, डिराक स्पाइनर। इट इज़ अ 4 component कॉलम वेक्टर साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। और जो ये गामाज हैं गामा न्यू, दीज आर 4x4 मैट्रिसेस। सो गामा नॉट इज सॉर्ट ऑफ क्या आइडेंटिटी, सॉर्ट ऑफ नहीं, हाँ आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, बट गामा नॉट इज ऑफ दिस फॉर्म I0 0, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो ये जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया गामा न्यू इज़ 4x4 मैट्रिक्स, तो इनको जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाइक दीज विल बी ऑफ द फॉर्म 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0। ये दूसरा माइनस आई है तो 0, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल एलिमेंट्स 1 होते हैं ना, 1 0 0 1 -1 0 0 -1, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे विल बी 0, राइट। तो ये बन गई आपकी 4x4 मैट्रिक्स, क्लियर। ये जैसे इसको लिखने का तरीका है कि एक शॉर्ट हैंड नोटेशन, जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है तो हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, दिस आई 0 और ये भी 0। सो ये सारी 2x2 मैट्रिसेस हैं। ओवरऑल गामा विल बी अ 4x4 मैट्रिक्स। उसी तरह से गामा नॉट, तो ये हो गया गामा आईज आर 0 सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई 0, और ये जो सिग्मा आईज हैं दीज आर पॉलीज मैट्रिसेस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो वो पॉली मैट्रिसेस रहेंगे। तो अगेन सिग्मास दीज आर 2x2 मैट्रिसेस, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 रहेंगे। सो ये है गामास, जो ये मतलब गामास टोटली डिराक की इनोवेशन थी। जब डिराक ने ट्राई किया कि ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को रिड्यूस करें इन टू बी अ वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन टाइम, तो उसको डिराइव करने के लिए लाइक ही डेवलप दिस होल फॉर्मुलेशन गामा मैट्रिसेस एंड ऑल।
इन गामा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है लाइक दे डू नॉट कम्यूट गामा म्यू गामा न्यू इज इक्वल टू 2g म्यू न्यू। इस g म्यू न्यू से आप लोग फैमिलियर हो? जिसे मैट्रिक टेंसर बोलते हैं हम, है ना। इसके कंपोनेंट्स होते हैं 1, डायगोनल एलिमेंट्स -1 बाकी सारे कंपोनेंट्स 0। ठीक है। सो गामा न्यू इज इक्वल टू 2g म्यू न्यू एंड गामा नॉट स्क्वायर विल बी 1 वाइल गामा आई का स्क्वायर विल बी -1। तो ये कुछ इन गामा मैट्रिसेस का अलजेब्रा है। ठीक है। ओके। फिर जो हमारे पास है डिराक स्पाइनर आया, सो इट डजंट ट्रांसफॉर्म लाइक योर 4 वेक्टर। अगर सपोज कोई भी 4 वेक्टर दिया है, एनी रैंडम, जैसे 4 वेक्टर मैंने ये ले लिया x1 x2 x3 x4, इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है इनटू x डैश, तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? मतलब हाउ विल यू फाइंड रिलेशन बिटवीन x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश? एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरी इनर्शियल फ्रेम में जा रहे हो तो x कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? g म्यू न्यू से हो जाएगा। अच्छा, करते हैं ct x y z 1 0 0 0 -1 -1 -1। अच्छा, इसको डैश इधर रखते हैं। ct x y z क्या रिलेशन आएगा? ct डैश इज इक्वल टू ct, x डैश इज इक्वल टू x, y डैश माइनस x, y डैश इक्वल्स टू माइनस y एंड z डैश इक्वल्स टू माइनस z। तो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है। रिलेटिविस्टिकली जब हमें एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरी इनर्शियल फ्रेम में जाना होता है, नाउ दिस इज BSc फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स कोर्स, रोज कॉलम। एक इनर्शियल फ्रेम से अगर हमें दूसरी इनर्शियल फ्रेम में जाना होता है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं? रोज को कॉलम में किया वो तो आपका ट्रांसपोज हो गया ना, दैट इज़ नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म योर वेक्टर्स व्हेन यू गो फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो x डैश इज इक्वल टू लैम्डा, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जिसके कंपोनेंट्स हुए बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा गामा, बाकी 0 0 0 0 कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट। सो इस तरह से नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती। जी मैट्रिक सिर्फ कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। दिस मैट्रिक टेंसर जी ये कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट का आपस में रिलेशन बताते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, नॉर्मली वेक्टर्स का। बट जो ये डिराक स्पाइनर है इसका ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल वेक्टर्स की तरह नहीं होता। आप सिंपल मतलब साई डैश इज इक्वल टू लैम्डा साई नहीं लिख सकते, दे डोंट ट्रांसफॉर्म लाइक दैट। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को वी डिनोट विद एस। साई डैश goes as S of psi, S है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, एंड दिस S is equal to A plus A minus sigma 1, A minus sigma 1 and A plus, where your A minus is plus A plus minus is
प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 गामा प्लस माइनस 1 एंड गामा इज़ 1/√1 माइनस v स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर. तो दिस इज़ हाउ दीज वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो अब क्या है कि जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन हम स्टडी करते हैं, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स से पहले स्टडी करी थी. सो साई स्टार साई गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, बट इसके केस में अगर आप जैसे साई डैगर साई लेंगे तो दैट विल जैसे साई डैगर साई लेंगे सो दैट विल नॉट डिफाइन अ स्केलर, मतलब दैट इज़ नॉट अ स्केलर. मतलब हम वहाँ से एग्जैक्टली ये जस्ट कंपैरिजन इसलिए है कि जो ये डिराक अलजेब्रा था जितना भी, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाला अलजेब्रा दैट यू हैव स्टडी. ठीक है. सो यहाँ पर अगर हम साई डैगर साई लेंगे तो इट इज़ नॉट अ स्केलर. स्केलर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्केलर की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे इट विल रिमेन द सेम. लाइक ट्रांसपोज अगर आप उसका ले रहे हो तो इट विल रिमेन अनचेंज. तो साई डैगर साई का ट्रांसपोज सिंस इट इज़ नॉट इक्वल टू साई डैगर साई, इट इज़ नॉट अ स्केलर. और स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइन करना, मतलब जैसे किसी भी अलजेब्रा में जो हमने ये सारा अलजेब्रा दिया, हम ये स्केलर क्वांटिटीज़ वगैरह ये सब इसलिए ढूंढ रहे हैं बिकॉज उसी से फिर हम उसी को हम फिजिकल मीनिंग दे सकते हैं फिर कुछ, है ना. तो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे कुछ स्केलर्स, कुछ वेक्टर्स विच आर इनवेरिएंट. अगर हम वेरिएंट क्वांटिटीज़ को लेंगे तो लाइक किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ उसको स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि अगर मैं एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरी इनर्शियल फ्रेम में जैसे दो ऑब्जर्वर है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को या फिर ऐसे समझ लो कि अगर कोई अर्थ पे है कोई मून पे है, दो साइंटिस्ट बैठे हैं वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है. तो उनके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उसके मास उसके वेट की जगह उसका मास बताना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बिकॉज मास इज़ इनवेरिएंट इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, बट वेट तो वेरी करेगा. तो आप वेट देख के किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करोगे तो दोनों साइंटिस्ट को ये कह लो कि कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर स्टडी कर रहे हैं उसके मास की टर्म्स में बात करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो उसी तरह से हम सिस्टम में कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ सर्च करते हैं क्योंकि उन्हीं को फिर हम अल्टीमेटली एक फिजिकल मीनिंग दे सकते हैं, है ना. तो इसमें जो इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ रहती हैं उसमें लाइक साई डैगर साई तो हमारा स्केलर नहीं है, बट साई डैगर साई बार साई, सॉरी चलो मैं यहाँ पर ऐसे बता देती हूँ. साई बार साई इज़ अ स्केलर. साई बार इज इक्वल टू साई डैगर गामा नॉट. सो दिस साई बार साई इज़ अ स्केलर. तो कैसे कि अगर जैसे सपोज़ साई बार साई का ट्रांसपोज अगर हम देखें तो साई बार साई इज़ साई डैगर गामा नॉट साई डैश. और साई डैगर ओके, so that will become psi dash gamma naught psi dagger dash. Psi dash is your psi dash is your S psi and side dagger is okay side dash. अच्छा हम तो इसमें ट्रांसपोज क्या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, सॉरी इट विल ट्रांसफॉर्म एज रुको सॉरी साई डैगर का ट्रांसफॉर्मेशन गामा नॉट साई डैश
साई डैगर का अगर साई ट्रांसफॉर्म कर रहा है, साई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एज साई विच इज़, जिसको हम साई डैश के साथ डिनोट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म वेक्टर को, तो साई डैगर विल ट्रांसफॉर्म एज साई डैगर एज डैगर, जिसको कि हम डिनोट करेंगे विद साई डैगर का ट्रांसफॉर्म। तो ये बन जाएगा साई डैगर एस डैगर गामा नॉट एंड दिस एस साई एस डैगर गामा नॉट एस, अगेन वही है गामा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अगर आप एस मैट्रिक्स और गामा मैट्रिक्स को लोगे और कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो एस डैगर गामा नॉट एस विल बी इक्वल टू जस्ट योर एस साई, ठीक है, और एस साई साई एस साई, नो इसमें कुछ एस डैगर, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, साई डैगर हमने डिफ़ाइन किया है, साई बार को डिफ़ाइन किया है साई डैगर गामा नॉट, ठीक है। योर एस डैगर गामा नॉट एस इज़ इक्वल टू गामा नॉट, तो यहाँ से फिर दिस इज़ नथिंग बट योर साई डैगर साई ओनली। इसका मतलब दैट दिस स्केलर इज़ इनवेरिएंट, साई बार साई इज़ इनवेरिएंट, और ये कह लो कि साई बार गामा नॉट साई इज़ इनवेरिएंट स्केलर इस पूरे डिराक अलजेब्रा में, है ना। उसी तरह से जैसे फिर साई बार गामा न्यू साई, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, साई बार गामा न्यू साई इज़ अ स्यूडो, इट्स अ स्यूडो वेक्टर, सॉरी इट्स अ वेक्टर। एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन तो अभी इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, इतना सा काफ़ी है रहने, तो बाकी सब डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। तो मतलब ठीक है, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वगैरह। बाकी मतलब रैशनल मैंने आप लोगों को रैशनल जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ये जो भी साई डैगर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आगे यूज़ होगा, पार्टिकल एंटी पार्टिकल को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग पार्टिकल्स उनको बार वगैरह यूज़ करते हैं, आगे यूज़ होगा ये सब चीज़ें। तो जैसे अभी अगर ये साई बार को डिफ़ाइन किया साई डैगर गामा नॉट, तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है क्यों, ये जस्ट एक मैथमेटिकल टूल था। मतलब जब डिराक ने पूरा फॉर्मूलेशन डेवलप करने की कोशिश करी तो लाइक यूजिंग दिस टूल ही कुड फाइंड एन इनवेरिएंट स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये सब जस्ट मैथमेटिकल टूल थे कि साई बार को उसने ये सब्स्टिट्यूट करके देखा, ठीक है हाँ ये इनवेरिएंट हो रहा है वगैरह। सो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा गामा मैट्रिसेस का आइडिया लग गया ये क्या है। एक डिराक अलजेब्रा में मतलब डिराक सजेस्टेड दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस, जैसे पॉलीज ने पॉलीस्पिन मैट्रिसेस दिया था, राइट। उनका भी आपको ऐसे डेरिवेशन नहीं दे सकते कि क्या है वो, जब पूरा उसने क्वांटम मैकेनिकली अलजेब्रा जब सॉल्व किया देन ही रियलाइज़ कि ठीक है ये मैट्रिसेस हैं, स्पिन मैट्रिसेस, दे एक्ट एज जनरेटर फॉर जो भी ग्रुप्स वगैरह। उसी तरह से डिराक ने ये पूरा अलजेब्रा डेवलप किया था। तो ये हो गया रिगार्डिंग गामा मैट्रिसेस। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड में प्रैक्टिकल नेक्स्ट फेनमैन रूल्स हम स्टडी करेंगे टू राइट लाइक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर अ प्रोसेस। और ये सब हम कर रहे हैं सिर्फ इस इक्वेशन को समझने के लिए, ये स्टार्टिंग इक्वेशन की इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ बीच बीच में से आप लोगों को रेलिवेंट सी चीज़ों का।
ओके consider this process electron muon scattering. जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और म्यूऑन, इनके बीच में एक फोटोन का एक्सचेंज हुआ, फोटोन डिनोटेड बाय पी। अच्छा, इसका मोमेंटम पी नहीं, क्यू से डिनोट करते हैं उसका मोमेंटम, ठीक है। जस्ट डिनोट इट्स मोमेंटम बाय क्यू। And these particles then scattered off, mu and electron. See, this is example of elastic scattering कि दो particles आ रहे हैं, आपस में collide कर रहे हैं, दो particles आ रहे हैं आपस में collide कर रहे हैं and they are scattering off। हमने इन जनरल जैसे स्कैटरिंग प्रोसेस हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ए बी पार्टिकल दे आर इंटरेक्टिंग एंड देन स्कैटरिंग ऑफ एज सम सी एंड डी। पर अगर हमारे सी एंड डी पार्टिकल्स सेम है, लाइक सी इज़ ए ओनली एंड बी डी इज़ बी ओनली, तो वी कॉल इट इलास्टिक, और इट इज़ इलास्टिक स्कैटरिंग विच मीन्स राइट कि अगर हमारे पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। और जो उनमें इंटरेक्शन हो रही थी जिसके बाद स्कैटरिंग हुआ, तो इंटरेक्शन में अगेन देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स। अब वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोन करेगा, इट कैन एक्सचेंज टेंस और थाउजेंड्स ऑफ फोटोन्स, कितने भी एक्सचेंज हो सकते हैं, बट हम उस पूरी इंटरेक्शन प्रोसेस को इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन ऑफ मोमेंटम क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये फेनमैन डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन म्यूऑन स्कैटरिंग। इनकमिंग पार्टिकल को हमने मतलब इस तरह से डिनोट किया, जैसे इस इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइंस, मिनिमम दो लाइंस आके मीट करें, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो जो इनकमिंग पार्टिकल होगा दैट विल मूव टूवर्ड्स द वर्टेक्स, आउटगोइंग पार्टिकल। मैंने वो कीबोर्ड और पासवर्ड क्या डाला हुआ था क्या आपका फिजिक्स लगा दी वो अपने ना माउस और कीबोर्ड अब करो प्रैक्टिकल उसको दिया ना फोटोग्राफ कर दियो। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ सो फेनमैन डायग्राम्स में लाइक जो पार्टिकल्स हैं, इनकमिंग पार्टिकल्स को हम डिनोट करते हैं विद एरो टूवर्ड्स द वर्टेक्स, आउटगोइंग पार्टिकल है विद एरो अवे फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर एंटी पार्टिकल्स होंगे तो अपोजिट हो जाएगा। एंटी पार्टिकल्स के केस में इनकमिंग पार्टिकल में एरो विल बी टूवर्ड्स द वर्टेक्स, सॉरी इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग इस तरह से करेंगे, एरो विद टूवर्ड्स द वर्टेक्स, इनकमिंग में एरो अवे फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स के केस के लिए मतलब एरोज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी एंटी पार्टिकल्स के लिए। एनीवेज ओके, तो सिर्फ फेनमैन रूल्स यूज़ करके हम सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। अगर एनालिटिकली सॉल्व करके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना हो तो वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लाइक इट विल रिक्वायर 2-3 पेजेस, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा हमें एनालिटिकली मतलब स्टेप्स करने पड़ेंगे। बट फेनमैन रूल्स यूज़ करके हम इस डायग्राम को जस्ट एक सिंगल लाइन में हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं इसका, ओके, बिकॉज वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें चाहिए किसी भी मतलब प्रोसेस के लिए अल्टीमेटली। सो फेनमैन रूल्स के अकॉर्डिंग लाइक जो आपके इनकमिंग पार्टिकल्स हैं, डिटेल में फेनमैन रूल्स नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा आपके पास क्वांटम फील्ड थ्योरी में, ठीक है।
जस्ट अभी ये समझने के लिए मतलब हाँ, तो इन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करेंगे विद लाइक U इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिराक इक्वेशन, ठीक है। और जैसे डिराक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, सी हमने एनर्जी इक्वेशन ये यूज़ की थी ना, E² इज़ इक्वल टू P² C² प्लस M² C4। तो E इज़ प्लस माइनस, हमारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी स्टेट आ रही है, एक नेगेटिव एनर्जी स्टेट आ रही है। सो योर पार्टिकल्स कॉरस्पॉन्ड टू दोज पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स, एंटी पार्टिकल्स कॉरस्पॉन्ड टू दोज नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो जैसे मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी डिराक ने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एग्जांपल लिया था। सो जो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ही सेड, और जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं दे रिप्रेजेंट पॉजिट्रॉन। तो जो डिराक स्पाइनर है, डिराक स्पाइनर इसके इट इज़ लाइक कंपोज्ड ऑफ और U एंड V कह लो, where U is psi1 psi2, V is psi3 psi4। like तो ये this represents electron, this represents positron, right। so तो जो ये U V हैं these are solutions of Dirac equations। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद U, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन विद U बार। इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन, और फिर आप किसी भी एंटी पार्टिकल के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, बट इनिशियली जो डिराक ने दिया था वो मैं बता रही हूँ। तो जैसे पॉजिट्रॉन या एंटी पार्टिकल है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद V बार, मतलब उसके लिए हम V बार फैक्टर इंसर्ट करेंगे इन आवर एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन। और आउटगोइंग एंटी पार्टिकल के लिए V, फिर इनकमिंग फोटोन, अच्छा एप्सिलॉन इसको लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, छोड़ो आज ठीक है बता देती हूँ आप लोगों को। इनकमिंग फोटोन के लिए वी यूज़ एप्सिलॉन म्यू, एंड आउटगोइंग फोटोन के लिए एप्सिलॉन म्यू बार। तो जितने पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन ना, उनके लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। और फोटोन्स के लिए हम इस तरह से ये वेव की लाइन यूज़ करते हैं। पेनमेंट डायग्राम का रूल है, हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड, फिर फॉर एवरी वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स हैं उनके लिए भी इंसर्ट अ फैक्टर ऑफ आयोटा GE गामा न्यू। G इज़ सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट इसे बोलते हैं। सो जितने भी वर्टेक्स हैं वो उनके लिए इस तरह का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर जैसे 2 वर्टेक्स हैं, 2 इस तरह के फैक्टर्स आएंगे। देन थर्ड, जो लाइंस हैं, लाइंस विल कंट्रीब्यूट आयोटा गामा न्यू Q म्यू प्लस MC अपॉन Q² माइनस M² C² फैक्टर। photons will contribute minus iota G mu nu Q² upon Q²। ये इंटरनल फोटोन है, इंटरनल लाइंस की। जैसे अगर सपोज डायग्राम में कुछ इस तरह से होता कि ये 2 लाइंस हैं और इस तरह से सपोज डायग्राम होता, तो जो ये जो लाइंस हैं इनके लिए हम ये वाला फैक्टर डालते, और यहाँ पे जैसे अगर फोटोन है तो इसके लिए हम ये फैक्टर डालेंगे इक्वेशन में। और नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन एट ईच वर्टेक्स।
एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन हम डेल्टा, ये डिराक डेल्टा फंक्शन यूज़ करके करते हैं। तो लाइक डेल फोर इक्वल टू K1 K2 K3, मतलब ये समझ लो कि जैसे अगर मान लो P1 प्लस P2 इज़ इक्वल टू P3 प्लस P4 है फॉर सम रिएक्शन, है ना। इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो इसको अगर डेल्टा फॉर्म में लिखना होगा तो आई कैन राइट एज, अगर ये 3 वेक्टर है तो डेल क्यूब P1 प्लस P2 माइनस P3 प्लस P4, राइट। क्योंकि डेल्टा सिर्फ 0 पे 1 होता है, अदरवाइज डेल्टा इज़ 0। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मीन्स एनर्जी मोमेंट, मतलब ये इनिशियल मोमेंटम इज़ नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ऑल टुगेदर आपका जो फैक्टर है वो पूरा 0 हो जाएगा। पर अगर एनर्जी मोमेंटम कंजर्व है तो दिस टर्म, लाइक ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, तो यू विल गेट डेल्टा ऑफ 0 विच इज़ 1। तो इस तरह से हम डेल्टा यूज़ करके ये एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन इंक्लूड करते हैं अपनी इक्वेशन में। एंड द लास्ट वन इज़ for all internal momentum, we integrate over all internal momentums और उसके लिए फिर वी यूज़ दिस सिंबल इंटीग्रेशन ओवर del 4 q 2 pi by 4। तो ये 5-6 रूल्स हैं। अब इन रूल्स को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड m लिखेंगे, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम डालेंगे U, इसकी स्पिन स्टेट है S एंड U इज़ फंक्शन ऑफ मोमेंटम, लेट अस से ये P1 P2 P3 P4। तो अच्छा, स्कैटरिंग फाइनल और फाइनल टू इनिशियल स्टेट रहता है ना हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में, FSI, इस तरह से लेते हैं हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, लाइक फाइनल एंड देन इनिशियल स्टेट लिखते हैं। तो पहले आप ये लिखो, ये वाला। तो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं U बार, उसका लेट्स से स्पिन स्टेट S है, मोमेंटम P3। फिर यहाँ पर वर्टेक्स है, वर्टेक्स के लिए हमें क्या फैक्टर डालना है, आयोटा GE गामा न्यू। तो वर्टेक्स के लिए हम डाल देंगे आयोटा GE गामा न्यू। फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन U, स्पिन स्टेट S, P1 इसका मोमेंटम, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फोटोन। फोटोन के लिए, इंटरनल फोटोन के लिए हम ये वाला फैक्टर डालेंगे, माइनस आयोटा G म्यू न्यू अपॉन Q स्क्वेयर, ठीक। फिर नेक्स्ट म्यूऑन की स्कैटरिंग इसके लिए लिखेंगे। तो अगेन इसमें हाँ पार्टिकल है, पार्टिकल को हम U से ही डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा U बार। ओके, व्हाट दे हैव डन, अभी जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए सबका स्पिन स्टेट S1 S3 S2 S4 स्पिन स्टेट भी इससे लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा S3 S1 U बार S4 P4, अगेन आयोटा GE गामा न्यू। डिफरेंट इंडेक्स हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हर एक में आप म्यू यूज़ कर लो, राइट। सो ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए है, ये डिफरेंट के लिए आपको जब एक ही इक्वेशन में लिख रहे हो तो डिफरेंट इंडेक्स यूज़ करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर हमने म्यू किया था, यहाँ पर न्यू यूज़ कर लिया, US2P2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या था कि इंटरनल मोमेंटा के ओवर इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इंटीग्रेशन d4q अपॉन 2π4। तो ये फिफ्थ स्टेप भी हो गया। अब बचा हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन कंडीशन डालनी है हर एक वर्टेक्स के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर अगर आप इस वर्टेक्स पे देखें तो इनकमिंग मोमेंटम है P1, आउटगोइंग मोमेंटम है P3 एंड Q। तो कंडीशन बन जाएगी 2π4 del 4 ऑफ P1 माइनस P3 माइनस Q, ठीक है, बिकॉज इनकमिंग मोमेंटम शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पर फिर कंडीशन बन जाएगी 2π4 del 4 P1 माइनस P3 माइनस Q। और सेकेंड वर्टेक्स के लिए, इस सेकेंड वर्टेक्स के लिए इनकमिंग मोमेंटम है P2 एंड Q और आउटगोइंग है P4, तो P2 प्लस Q माइनस P4। P2 प्लस Q माइनस P4, ठीक, ये बन गया हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो जस्ट हमने एक डायग्राम से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की इक्वेशन डिराइव कर ली, राइट। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी जैसे एक 2π4 से 2π4 कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट्स हैं, तो इट विल गिव यू लाइक आयोटा स्क्वायर -1 GE का स्क्वायर और इंटू 2π4, और ये Q स्क्वायर भी कांस्टेंट है, Q स्क्वायर भी आप बाहर ले लो। फर्दर यहाँ पर ये माइनस आयोटा है, इसे भी जब आप बाहर ले लोगे तो यहाँ पर यू विल गेट आयोटा, ठीक है। सो आयोटा GE स्क्वायर Q स्क्वायर 2π4 इंटीग्रेशन U बार दिस S3 P3 गामा न्यू U बार S1 P1, एक ये टर्म बची G म्यू न्यू U बार P4 गामा न्यू U बार U P2 प्लस ने साथ में ये डेल्टा वाली टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो G म्यू न्यू इंटू गामा G म्यू न्यू हमने कौन सा लिया, ओह करेक्ट, ये कोवेरिएंट है G म्यू न्यू, राइट। तो यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, G म्यू न्यू रहेगा, तो G लाइक ये और दिस गामा G म्यू न्यू गामा न्यू इज़ इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, लाइक मैट्रिक टेंसर जब गामा न्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या मिलेगा रिजल्ट, हाउ डू मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स टेंसर ट्रांसफॉर्म, चलो नहीं पता कोई नहीं, ओके। तो अभी देखो जैसे जब हम मैट्रिक्स टेंसर यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक टेंसर इनटू सम टेंसर, जो रिपीटेड इंडेक्स है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है,
यानी वो एलिमिनेट हो जाएगा रिपीटेड इंडेक्स, तो बचा म्यू, और म्यू ये तो था गामा कॉन्ट्रावेरिएंट न्यू, है ना। तो अब मुझे मिलेगा गामा कोवेरिएंट म्यू। तो इसने जी ने इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो रिपीटेड इंडेक्स है, और फिर अगर ये नीचे है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई टू दिस टर्म u बार, बाकी सब नहीं मैं लिख रही, वो आप लोग डिटेल में कर लेना, u बार u, और g म्यू न्यू जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा यू विल गेट u बार गामा न्यू u, राइट, with delta functions p1 minus p3 minus delta and p4 plus p2 plus q minus p4, और साथ में ये भी है d4q। ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन माइनस q है ये, राइट, तो दिस डेल्टा फंक्शन विल रिप्लेस ये वाला जो q है, इसको रिप्लेस कर देगा विथ p1 माइनस p3, राइट। यू शुड बी नोइंग दिस प्रॉपर्टी दैट इंटीग्रेशन दैट्स f ऑफ a और f ऑफ x डेल्टा x माइनस a dx इज इक्वल टू f ऑफ a। अभी तो मैंने यहाँ पे x लिया ना, सिंगल वेरिएबल। अगर आप 4 वेक्टर ले रहे हो, x 4 वेक्टर ले रहे हो तो 4 आएगा, ठीक है। 3 वेक्टर ले रहे हो तो 3 आएगा, डिपेंड्स आप कितने कंपोनेंट का वो ले रहे हो। तो उस हिसाब से ये जो q है इससे रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इंटीग्रेशन ओवर, मतलब इंटीग्रेशन ओवर डेल्टा p2 प्लस q माइनस p4, ये इंटीग्रेशन 1 होगी, बिकॉज डेल्टा ऑफ 0 dx इज़ 1, तो इसके ओवर इंटीग्रेशन विल बिकम 1, और अल्टीमेटली m विच यू विल गेट इज, तो मैंने लिखा नहीं है, आयोटा GE स्क्वेयर अपॉन p1 माइनस p3 स्क्वेयर, ये 2/4 तो इस इंटीग्रेशन में कंज्यूम हो जाएगा, एंड दिस u बार गामा न्यू u, p1 p3 लगा लेना खुद से, एंड u बार गामा न्यू u, एक है 3 1 4 2, जो भी इस तरह से ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल गया हमें। इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करना फिर से, और फिर इन रूल्स को यूज़ करके इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जस्ट ट्राई करना ये इक्वेशन लिखने का। ओके देन।